हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स। और लास्ट लेक्चर में जो है डीएल नोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी वगैरह के बारे में समझे थे। तो वहाँ जो डी और एल नोटेशन हम लोग पढ़े, वह डी और एल नोटेशन था कायरल कार्बन में जो OH ग्रुप है उसके रिलेटिव अरेंजमेंट के आधार पर, कि कायरल कार्बन का OH ग्रुप यदि राइट साइड है तो हम लोग कैपिटल D लगाएंगे, लेफ्ट साइड है तो कैपिटल L लगाएंगे। और वैसे मॉलिक्यूल जिनमें एक से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो उसके लिए जो लास्ट कायरल कार्बन है उसमें OH का जो अरेंजमेंट होता है उस आधार पे हम लोग D और L का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो यह D और L है ना, यह रिलेटिव कन्फिग्रेशन है। इसको ग्लाइसरल डिहाइड से कंपेयर करके दिया गया है। हम क्या बताए थे कि ग्लाइसरल डिहाइड नेचुरली दो फॉर्म में था, दोनों के प्रॉपर्टीज अलग थे, तो वहाँ नोटेशन D और L दिया गया और उसके आधार पे बोला गया कि जिस प्रकार से ग्लाइसरल डिहाइड मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन का OH राइट रहने से D हुआ, उसी प्रकार से जितने भी आइसोमर्स हैं जिसमें कायरल कार्बन में OH राइट है तो वह भी D फैमिली का होगा और लेफ्ट है तो वह L फैमिली का हो जाएगा। तो अब बात यहाँ आता है कि जो D और L आप बोल रहे हो तो फिर उसी के लिए लिखा जा सकता है ना जिसमें OH ग्रुप है। अब जिसमें OH ग्रुप नहीं है तो उसके लिए आप D और L लिखने का तो इमेजिनेशन कर ही नहीं सकते हो। चलो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो उसमें OH होगा ही होगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का डिफिनीशन ही हम लोग देखे थे कि वे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। लेकिन जब आगे आप इसी यूनिट में अमीनो एसिड्स वगैरह को पढ़ोगे तो वहाँ सब में OH हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जब कंपाउंड में OH ग्रुप नहीं हो तब आप D और L तो लिखने से रहे, नहीं लिख पाओगे। तो उस केस में क्या कन्फिग्रेशन दिया जाए D और L के जगह? तो उस केस में जो कन्फिग्रेशन दिया जाता है वह होता है R और S, RS कन्फिग्रेशन होता है ऐसा, RS कन्फिग्रेशन। अब यह जो RS कन्फिग्रेशन है यह आधारित है बेस्ड ऑन कान इन गोल्ड प्रिलॉक्स, शॉर्ट में इसको CIP हम लोग लिखते हैं रूल। कान इन गोल्ड प्रिलॉक तीन अलग अलग साइंटिस्ट का नाम है। ये तीनों मिल करके एक जनरलाइजेशन तैयार किए जिसके तहत किसी भी आइसोमर या स्टीरियो आइसोमर के लिए R और S कन्फिग्रेशन असाइन किया जाता है। उसी को हम लोग CIP रूल के नाम से जानते हैं। क्या बोलता है यह रूल? तो सबसे पहला इसका जो है, खैर इस रूल को हम लोग बाद में समझते हैं, पहले हम लोग समझेंगे यहाँ मॉलिक्यूल के रिप्रेजेंटेशन को। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है जो 4 बॉन्ड बनाता है ऐसा, और इस 4 बॉन्ड के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। एंड टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इज द 3D अरेंजमेंट। एक कार्बन यदि 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है तो वे चारों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का जो अरेंजमेंट होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा जो बोर्ड पे बना हुआ है। और ऐसे 4 अरेंजमेंट को हम लोग टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं, जो कि एक 3D अरेंजमेंट है। 3D और 2D में क्या अंतर है? तो 2D कहने का मतलब हुआ कि जिसके सारे पार्ट्स को आप एक बार में ऑब्जर्व कर सको, और 3D का मतलब हुआ जिसके सारे पार्ट्स को आप एक बार में ऑब्जर्व नहीं कर सको। तो जैसे मान लो कि एक सर्कुलर रिंग है सर्कुलर, तो सर्कल 2D है, तो उस रिंग कंगन मान लो ना, तो उसके सारे पार्ट्स को आप एक बार में देख सकते हो। लेकिन वही गोल एक फुटबॉल भी है, लेकिन वह स्फेरिकल है जो 3D है। फुटबॉल में हवा भर करके जब आपके सामने रखा जाए तो क्या फुटबॉल के सारे पार्ट्स को आप ऑब्जर्व कर लोगे? नहीं। ऐसे यदि फुटबॉल को हम पकड़े हुए हैं तो सामने वाला पार्ट तुमको दिखेगा, पीछे वाला तो नहीं दिखेगा। तो सारे पार्ट्स को ऑब्जर्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता है एक 3D फिगर के लिए। तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है यहाँ कार्बन के 4 बॉन्ड का, और इस अरेंजमेंट को हम बोल रहे हैं 3D अरेंजमेंट है। इसका मतलब हुआ कि कार्बन के ये चारों बॉन्ड को हम लोग एक बार में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, मतलब इन चारों बॉन्ड्स को एक बार में नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे सर तो दिख ही रहा है, यहाँ चारों बॉन्ड दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। दिखेगा, कॉपी और बोर्ड पे तो दिख ही जाएगा, क्योंकि कॉपी और बोर्ड पे हम लोग चारों बॉन्ड दिखाते ही हैं। लेकिन प्रैक्टिकली
या एक्चुअल में ये जो 4 बॉन्ड का अरेंजमेंट होता है, इसको यदि आप समझोगे तो फैक्ट समझ में आएगा। अब ये 4 बॉन्ड किस प्रकार से एक्चुअल में अरेंज होते हैं उसको आप समझोगे। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसको बताया गया है 11th में, फिर से अभी ज़रूरत है तो बताते हैं। मान लो कि यह मॉलिक्यूल का प्लेन है, मेरा जो हथेली है यह मॉलिक्यूल का प्लेन है, और इस प्लेन पे हथेली पे यहाँ जो है कार्बन है, दिस कार्बनिज है ऐसा। अब इसमें से ये जो 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, ये चारों बॉन्ड ऐसे हथेली पे होंगे। हथेली पे होंगे कहने का मतलब कि मॉलिक्यूल के प्लेन में होंगे, लाइक दिस, ऐसा मान लो ऐसे है। बाकी के जो 2 बॉन्ड्स बचे, 4 में से 2 तो बता दिए हथेली पे, मतलब मॉलिक्यूल के प्लेन पे हुआ। बाकी के जो 2 बॉन्ड्स अब बचे, उसमें से एक बॉन्ड ऐसा रहेगा ऊपर इस प्रकार से, और एक बॉन्ड रहेगा नीचे। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? 4 में से 2 बॉन्ड मॉलिक्यूल के प्लेन पे होता है, एक बॉन्ड ऐसे एबव द प्लेन होता है, और एक बॉन्ड ऐसे बिलो द प्लेन होता है, लाइक दिस ऐसा। तो चारों बॉन्ड प्लेन में नहीं होते हैं, 2 प्लेन में, एक एबव द प्लेन और एक रहेगा बिलो द प्लेन। अब इसी को आप ऐसे समझो कि ऐसे हम बताए कि यह मॉलिक्यूल का प्लेन है, 2 बॉन्ड इस पे है, एक बॉन्ड ऐसे ऊपर में है और एक बॉन्ड नीचे में है। तो मान लो यह ऐसे ऊपर वाला बॉन्ड है और ये ऐसे नीचे वाला बॉन्ड है, बाकी के 2 बॉन्ड यहाँ है, ठीक। अब हम क्या करते हैं ना कि इस मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं ऐसा, लाइक दिस, इस प्रकार से। तो जब ऐसे इस मॉलिक्यूल का हम रोटेट किए, तो अब आप बताओ कि एक्चुअली में आपको कितने बॉन्ड्स दिखने वाले हैं? 3 दिखेंगे। 3 में से 2 बॉन्ड दिखेंगे ये हथेली वाले, और एक बॉन्ड यह दिखेगा जो सामने की तरफ गया है। यह जो बॉन्ड है बिलो द प्लेन, अब वह रोटेशन के बाद तुम लोग से दूर चला गया है, जिसको तुम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो क्या बोले कि 4 बॉन्ड में से 3 ही बॉन्ड अब दिखेंगे। तो 3 में से हम बोले कि 2 बॉन्ड जो प्लेन में है वो दिखेंगे, और एक बॉन्ड जो एबव द प्लेन था, जो अब तुम लोग की तरफ चला गया टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, वह बॉन्ड दिखेगा। जो बॉन्ड बिलो द प्लेन था वह रोटेशन के बाद तुम लोग से दूर चला गया, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और इस बॉन्ड को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो वही बताया कि चारों बॉन्ड को एक साथ देखना पॉसिबल नहीं होता है एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में, क्योंकि ये बॉन्ड्स अलग अलग प्लेन में होते हैं। लेकिन कॉपी या बोर्ड पे तो हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। तो अब बोलोगे कि सर अभी आपने कहा कि ये 4 बॉन्ड में से 2 प्लेन में है, एक एबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। ठीक है, कॉपी या बोर्ड पे हम लोग वैसा नहीं बना सकते हैं स्ट्रक्चर को। बोर्ड पे यदि आप समझोगे इस बात को, तो ये 4 बॉन्ड में 2 बॉन्ड होंगे बोर्ड पे, ऐसा 2 बॉन्ड होंगे। एक बॉन्ड जो है बोर्ड से बाहर की ओर आएगा ऐसा, और एक बॉन्ड जो है बोर्ड के अंदर की ओर जाएगा पीछे की तरफ। तो ये 2 लाइन तो बोर्ड पे आप बना दिए, लेकिन इस प्रकार का लाइन बोर्ड पे आप कैसे खींचोगे या कॉपी पे? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। लेकिन बॉन्ड का रियल अरेंजमेंट तो ऐसा ही है, एबव द प्लेन टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर जा रहा है ऐसा। तो अब इसमें से ये 4 बॉन्ड्स में हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन से बॉन्ड प्लेन में है, कौन से बॉन्ड एबव द प्लेन है और कौन से बॉन्ड बिलो द प्लेन है? कैसे जानेंगे इस बात को हम लोग? तो उसी बात को जानने के लिए यहाँ अलग अलग प्रकार के लाइन का इस्तेमाल किया गया। 2 नॉर्मल लाइन आए, एक इस प्रकार का लाइन यूज किया गया और एक ऐसा लाइन यूज किया गया। ऐसा, इसमें से यह जो है नॉर्मल बॉन्ड, यह बतला रहा है इन द प्लेन को, कि इससे जो ग्रुप है वह प्लेन में है। उसी प्रकार से यह जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सॉलिड वेज, जो बतलाता है एबव द प्लेन को, इससे जो ग्रुप है वह प्लेन के ऊपर है, एबव द प्लेन, या इसी को हम लोग बोलते हैं टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर। और एक जो लाइन है वह ऐसा है, जिसको हम लोग बोलेंगे हैच्ड वेज, या इसी को आप नॉर्मल डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हो। तो इन दोनों का सेम ही मतलब है, और वह है बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, या इसी को हम लोग लिखेंगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर,
अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। तो यदि कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करने के बजाय इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए तब तो आप मतलब समझ जाओगे, तब तो अब आपको पता चल जाएगा ना कि कौन सा बॉन्ड एबव दी प्लेन है, कौन सा बॉन्ड बिलो दी प्लेन है, मतलब कौन सा ग्रुप जो है देखने वाले के तरफ जा रहा है या कौन सा ग्रुप देखने वाले से दूर जा रहा है। तो इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन से तो आप आसानी से समझ जाने वाले हो। मोटा वाला लाइन वेज लाइन हुआ जो बतलाएगा कि यह बॉन्ड ऐसा वाला है, ऐसे जो तुम लोग की तरफ जा रहा है देखने वाले की तरफ एबव दी प्लेन है, या जो हैच्ड वेज या डॉटेड रहेगा वह बोर्ड के पीछे की तरफ बिलो दी प्लेन या अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। ये दो बॉन्ड जो है इसी में रहेंगे। अब इसमें से मान लें कि यहाँ जो चार ग्रुप्स जुड़े हुए हैं वे अलग अलग हैं, तो फिर इस केस में तो यह कायरल कार्बन हो जाएगा क्योंकि ये चारों ग्रुप्स अलग अलग हुए। तो यह जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप अलग अलग प्रकार के लाइन का इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। इसी रिप्रेजेंटेशन को, चूंकि यह 3D रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें अलग अलग प्रकार के लाइन आ रहे हैं, इसी को 2D में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और 2 डायमेंशनली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? तो 2 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक खींचते हैं वर्टिकल लाइन और एक खींचते हैं हॉरिजेंटल लाइन। यहाँ बीच में होगा कायरल कार्बन जहाँ कट हुआ है। यह हॉरिजेंटल लाइन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर बताता है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और यह वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो इसी को जब आप लाइन से दिखाओगे तो फिर ऐसे दिखाओगे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये दोनों को मोटा लाइन से दिखाओगे। यहाँ कार्बन रहेगा, कार्बन होगा यहाँ ऐसा, और बाकी ये वर्टिकल वाले अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर हैं तो इसको आप इस तरह से दिखाओगे। तो इसमें देखो दो ही बात हुआ, टुवर्ड्स और अवे, इन द इसमें नहीं है, तो दो प्रकार से हुआ मतलब 2D। इसमें हम 3 प्रकार से दिखा रहे हैं, एक टुवर्ड्स, एक अवे और एक इन द प्लेन। तो ये 3D, इसमें 2 ही प्रकार से दिखा तो 2D। तो यह जो रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हो, ऐसे रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। फिशर नाम है, उन्होंने ही बोला था कि ऐसे आप दिखा सकते हो एक कायरल मॉलिक्यूल या एक कायरल सिस्टम को वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइन खींच करके, और इसका मतलब हम लोग समझ गए। इन दोनों को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको आप इसमें बदल सकते हो और इसको इसमें। तरीका एकदम सिंपल है कि यहाँ जो ग्रुप डॉटेड लाइन से है या हैच्ड वेज से है उस ग्रुप को यहाँ बॉटम लाइन में रखना है। तो R यदि यहाँ है तो R को यहाँ बॉटम में रहेगा। इसके बाद जैसा अरेंजमेंट है वैसा ही, तो R से इधर गए एंटी क्लॉकवाइज में तो S, तो यहाँ S, फिर इधर आए तो P, तो यहाँ P, फिर इधर आए तो Q, तो यहाँ हो गया Q, ऐसा। तो ये 2 प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को जो है हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करने वाले हैं इस पूरे यूनिट में, बायोमॉलिक्यूल्स में, या फिशर रिप्रेजेंटेशन और एक फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन। तो आगे कंफ्यूज नहीं करना है किसका क्या मतलब है, भली भांति इसके मतलब को जो है आपको समझ लेना है, जो काफ़ी डिटेल में बताया गया। अब हम लोग आते हैं R और S पे, कि R और S किस आधार पे लिखना है। अभी तो हम लोग देखें कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कितने तरीके से कर सकते हैं, अब देखेंगे RS रिप्रेजेंटेशन को। तो बताए कि RS के लिए CIP रूल है, कान इन गोल्ड प्रिलॉक्स रूल। यह रूल बोलता क्या है कि कोई कायरल मॉलिक्यूल लो, जैसे इस प्रकार से हम लें, Cl ले लिया जाए, यहाँ F ले लो, इस जगह पे H ले लो, और इस जगह पे यहाँ वो H ले लो, ऐसा कर दो आप। तो ये चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली यह एक कायरल कार्बन होगा ऐसा। तो अकॉर्डिंग टू CIP रूल, CIP रूल बोलता है कि फर्स्टली करना क्या है आपको, कि कायरल कार्बन से जो 4 ग्रुप्स जुड़े होते हैं, कायरल कार्बन से जो 4 एटम या ग्रुप्स जुड़े होते हैं उनका प्रायोरिटी ऑर्डर दो। और वह प्रायोरिटी ऑर्डर किस आधार पे देना है? एटॉमिक नंबर के आधार पे।
जिसका एटॉमिक नंबर सबसे अधिक होगा वह नंबर 1, उससे कम एटॉमिक नंबर वाला 2, उससे कम वाला 3, उससे भी कम वाला 4 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम प्रायोरिटी ऑर्डर देना। तो कार्बन यहाँ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन से, यहाँ ऑक्सीजन से, ऊपर क्लोरीन से, इधर फ्लोरीन से। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन सबों में सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका? क्लोरीन का। तो इस क्लोरीन का प्रायोरिटी ऑर्डर 1, उसके बाद फ्लोरीन का 2, उसके बाद ऑक्सीजन का 3 और लास्ट में हाइड्रोजन का हो गया 4। ऐसा प्रायोरिटी ऑर्डर देने के बाद इस मॉलिक्यूल के रोटेशन को ऑब्जर्व किया जाता है कि रोटेशन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। और रोटेशन हमेशा हायर टू लोअर प्रायोरिटी, माने 1 से 2 की तरफ जाना है, 2 से 3 की तरफ, 3 से 4 की तरफ। बीच में क्या होगा कि कभी 4 आ जाएगा पहले, ऐसा, उसके बाद लास्ट में आएगा 3। तो जब ऐसे 4 बीच में आ जाए तो इसको इग्नोर करना है। 2 के बाद डायरेक्ट हम लोग 3 को देखेंगे। यहाँ तो 2 के बाद 3 को देखोगे ही, क्योंकि 4 डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन बीच में ऐसे 4 आ जाए तो 4 को नहीं देखना है। 2 के बाद डायरेक्ट किसको हम लोग देखेंगे? 3 को देखेंगे। 4 से मतलब नहीं है। तो यहाँ तो नंबरिंग कर चुके हो, 1 2 3 4। रोटेशन देखना है हाइयर टू लोअर। तो 1 से 2 जाएंगे, अब 2 से 3 होना चाहिए, लेकिन बीच में 4 आ जा रहा है तो इसको इग्नोर करेंगे, ऐसा देखेंगे। और ऐसा देखने के बाद अब देखो कि यह जो रोटेशन है वह एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है। ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज है ना, लेफ्ट साइड। तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो लगाएंगे एस। तो दिस इज एस फॉर, हेयर एस स्टैंड्स फॉर, एस मीन्स सिनिस्टर एंड सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, लेफ्ट रोटेशन है। इसी में या तो फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन से बताए, ऐसे ही एक फिशर के लिए हम लोग चलें तो CHO H OH या फिर यहाँ रख दो OH और यहाँ रख दो CH2OH। वही ग्लाइसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल को लिया गया है ऐसा। अब यहाँ आप देखो तो इसको आप फिशर से दिखाओगे तो फिर कार्बन दिखाने का नीड ही नहीं है, डायरेक्ट हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन दिखाए जाएंगे ऐसा, इस प्रकार से। बस समझना है कि यहाँ कायरल कार्बन है, लाइक दिस। अब यहाँ भी हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे सबसे पहले। तो यह जो कायरल कार्बन है इससे जो 4 ग्रुप्स जुड़े हैं, एक OH है, एक CHO है, नीचे H है और एक CH2OH है। तो क्या इसमें आप देख रहे हो कि यह कार्बन इधर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, वही कार्बन नीचे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन से, इधर जुड़ा हुआ है कार्बन से, ऊपर कार्बन से। मतलब डायरेक्टली जो एटम जुड़ा हुआ है ना उसके एटॉमिक नंबर को देखते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, सबसे ज़्यादा किसका? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हो गया नंबर 1, हाइड्रोजन का सबसे कम तो 4। अब 2 में कन्फ्यूजन हो रहा है, CHO और CH2OH में 2 किसको दिया जाए। तो ध्यान से समझोगे यहाँ कैसे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया जाता है। CHO मीन्स अल्डिहाइड ग्रुप ना, ऐसा COH। कार्बन का 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, 1 हाइड्रोजन से। तो इसी को समझने के लिए हम लोग ऐसा लिखते हैं, C 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से है तो दोनों को अलग दिखाएंगे और 1 हाइड्रोजन है ऐसा। CH2OH है तो ऐसा हुआ, CH2OH मतलब कार्बन फिर 2 हाइड्रोजन ऐसा। कैसे किए समझे? CHO मतलब दिस वन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होने का मतलब कार्बन का 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से है तो 2 बॉन्ड में से ऐसे करके दिखाएंगे हम लोग ऐसा। अब इसको मिलाओ, कार्बन कार्बन मिल गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल गया। अब बचा यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप कंपेयर करो तो किसका ज़्यादा हुआ एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का। तो इसको हम लोग हायर प्रायोरिटी देंगे, ये वाला लोअर हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो एटम डायरेक्ट कायरल सेंटर से जुड़ा हुआ है उस एटम के आधार पे यदि आप प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं समझ पा रहे हो तो फिर उस एटम का जो ओवरऑल अरेंजमेंट है, अगल बगल ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं उन सबका अरेंजमेंट को पहले समझो और उसके बाद सबका एटॉमिक नंबर को आप कंपेयर करो और ओवरऑल एटॉमिक नंबर जो है निकाल करके देखो। तो जैसे ओवरऑल निकालोगे तो मान के चलो कार्बन का यहाँ 6 था, हाइड्रोजन का 1, फिर हाइड्रोजन का 1, फिर ऑक्सीजन का 8, तो कितना हो गया? 16।
यहाँ देखोगे तो कार्बन का हुआ 6 1 8 और फिर 8, तो यहाँ आ गया 23। देखो ओवरऑल ज़्यादा हो गया। तो इस केस में हाइयर प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, CHO को, उसके बाद CH2OH को। 4 नंबर वाला सबसे कम हो गया। अब रोटेशन देखो 1 से 2 और 2 से 3, राइट आ रहा है, 4 की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है, तो राइट क्लॉकवाइज आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड R फॉर्म। हेयर R स्टैंड्स फॉर रेक्टस विच मीन्स राइट, जिसका मतलब क्या होता है, राइट होता है ऐसा। तो यह R और S का बेसिक थीम यही था जो CIP रूल पे आधारित है। और क्या बेसिक थीम इसमें है वो भी हम लोग समझ गए कि सबसे पहले कायरल कार्बन से जो 4 ग्रुप्स जुड़े हैं उन चारों ग्रुप्स के अरेंजमेंट को समझोगे और उस चारों ग्रुप्स के प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करेंगे एटॉमिक नंबर के आधार पे। प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के बाद मॉलिक्यूल का रोटेशन देखते हैं फ्रॉम ग्रुप ऑफ हायर टू लोअर प्रायोरिटी। इफ रोटेशन कम्स टू बी एंटी क्लॉकवाइज एस कन्फिग्रेशन इज गिवन, और यदि रोटेशन क्लॉकवाइज है तो R का मतलब राइट याद रखो बस। इसी में कुछ एग्जांपल्स और देखें हम लोग, कुछ एग्जांपल्स और देखा जाए, जैसे CHO CH2OH H और यहाँ OH, ये ग्लाइसरल डिहाइड को ही ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं फ्लाइंग वेज में। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में तो दिक्कत नहीं है, जैसे यहाँ था वैसे ही करो। ये हो गया 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3 एंड दिस वन विल बी 4 ऐसा। तो अब इसमें आप क्या करोगे, रोटेशन देखोगे 1 से 2, 2 से 3, बीच में 4 आ जा रहा है तो इसको तो इग्नोर मारना है। तो 1 से 2 और 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, S होना चाहिए, S फॉर्म। लेकिन S फॉर्म नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तो CIP रूल का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप कन्फिग्रेशन लिखोगे तो उस केस में जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वह लोवेस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होना चाहिए बॉटम लाइन में, या फिर इस हैच्ड वेज या डॉटेड लाइन से जुड़ा होना चाहिए। जो 4th नंबर का ग्रुप है वो या तो ऐसे डॉटेड लाइन से जुड़ा होना चाहिए या फिर जुड़ा हुआ रहना चाहिए वर्टिकल लाइन में, जनरली बॉटम में। यदि वैसा है तो रियल कन्फिग्रेशन लिखेंगे, और नहीं है तो जो कन्फिग्रेशन आ रहा है उसको उलट के लिखेंगे। R आ रहा है तो S, S आ रहा है तो R। तो जैसे यहाँ देखो 4th नंबर वाला ग्रुप है ना जी, हैच्ड वेज में, डॉटेड में, लेकिन यहाँ 4 नंबर वाला ग्रुप कहाँ, डॉटेड में नहीं है, तो उलट के लिखेंगे। S आ रहा है तो S नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लोग क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को अब इसमें बदल करके देखो तो और भी क्लियर हो जाना है। तो बदल करके देखोगे तो क्या आप लिखोगे, ऐसे पहले तो एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या बोले कि यहाँ जो डॉटेड से है वो यहाँ रहेगा बॉटम में, उसके बाद इधर एंटी क्लॉकवाइज में H है तो H, फिर यहाँ CHO और फिर यहाँ भी CH2OH। तो यहाँ से भी आप देखोगे तो वही बात होना है, 1 2 3 4, तो 1 से 2 और 2 से 3 S होना चाहिए, नहीं होगा, R होगा। तो R एक्चुअल में कब आता, जब ये 4 नंबर वाला ग्रुप यहाँ होता, इस जगह पे होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। तो आप क्या करो ना कि H को यहाँ लाओ, तो जब H को यहाँ लाओगे तो OH को यहाँ ले जाना होगा। तो जब ऐसे ग्रुप को एक्सचेंज करते हैं तो हमेशा इवेन में, मतलब एक पेयर एक्सचेंज किए तो ये दोनों को भी एक्सचेंज करना होगा। CIP रूल के अंतर्गत आता है कि जब आप रियल कन्फिग्रेशन लाना चाह रहे हो तो फिर जो कंडीशन है कि 4th नंबर वाला को यहाँ बॉटम में रखो या वर्टिकल टॉप में रखो, तो उसके लिए ग्रुप को एक्सचेंज करने होंगे। और एक्सचेंज जब भी होता है तो इवेन में होता है, चाहे 2 पेयर एक्सचेंज करो चाहे 4 करो, ऐसे करके एक्सचेंज करना होगा। तो एक पेयर यदि आप यहाँ एक्सचेंज किए तो फिर इन दोनों को भी एक्सचेंज करना होगा। तो अब जो इसमें कन्फिग्रेशन आएगा अरेंजमेंट, वह कुछ इस प्रकार से आ जाना है। OH चला जाएगा यहाँ, H आ जाएगा यहाँ, इस जगह पे आ जाएगा CHO और यहाँ चला जाएगा CH2OH।
इन दोनों को एक्सचेंज कर दिए, इन दोनों को। ऐसा क्यों किए? फोर्थ वाला को नीचे लाने के लिए, क्योंकि फोर्थ वाला यहाँ बॉटम में रहता है तो रियल कन्फिग्रेशन होता है। अब कर दो 1 E2 E3 E4, तो 1 से 2, 2 से 3, 4 से तो मतलब ही नहीं रहा, क्या आ गया? R आ गया ना, राइट। तो वही तो आना था हम लोग का ऐसा। तो बस एक लास्ट इसी पॉइंट को ध्यान में रखना था हम लोग को कि फोर्थ नंबर ग्रुप जो है लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप, वह फ्लाइंग वेज में यदि है तो इस हैच्ड वेज या डॉटेड से जुड़ा रहेगा, और यदि वह फिशर में है तो वह वर्टिकल लाइन में होगा, टॉप या बॉटम कहीं भी, जनरली बॉटम में। यदि वैसा है तो रियल कन्फिग्रेशन लिखेंगे, नहीं है तो कन्फिग्रेशन को उलट करके लिखेंगे, या उसके लिए आप ऐसे चेंज करके भी जो है देख सकते हो और चेंज करके भी लिख सकते हो, जैसा कि यहाँ लिखे हैं। इसी में कुछ एग्जाम्पल्स और ऑब्जर्व करें हम लोग। इसी में कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे इस तरह का दिया हुआ हो कोई मॉलिक्यूल OH H, फिर यहाँ H OH, ऐसा। तो बताया कि जो R और S हम लोग लिखते हैं वह किसके लिए लिखते हैं? कायरल कार्बन के लिए, कायरल कार्बन का जो अरेंजमेंट है उसके लिए। तो ऐसे बड़ा सा मॉलिक्यूल दिया हुआ हो तो सबसे पहले तो कायरल कार्बन पहचानना है, और कायरल कार्बन कैसे पहचानोगे? तो ग्रुप के अरेंजमेंट के आधार पे। तो जहाँ ऐसे अलग अलग वेराइटी वाले लाइन यूज होंगे वे कायरल कार्बन होंगे, याद रखो। अब इस पूरे मॉलिक्यूल का नंबरिंग करो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से। तो नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कार्बोक्सिल ग्रुप इज द सीनियर, तो उस हिसाब से आप 1 यहाँ से करो या वहाँ से, एक ही बात है। तो ये 1 हुआ, या 2 हुआ, 3 हुआ, ये 4। मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में 2 कायरल सेंटर आए, एक 2 और एक 3। तो जब ऐसे 2 कायरल सेंटर है तो अब दोनों के लिए आपको क्या करना होगा? RS लिखना होगा। और दोनों का RS लिखने के लिए अब दोनों कायरल कार्बन के अगल बगल जो ग्रुप का अरेंजमेंट है उसको ऑब्जर्व करना होगा, दोनों के अगल बगल। तो ऑब्जर्व करो, यहाँ जो कार्बन है जरा उसको देखना, इधर H, ऊपर O, नीचे C, इधर C। तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सबसे ज़्यादा किसका हुआ? ऑक्सीजन का। तो 1, सबसे कम इसका 4। कन्फ्यूजन रहा यहाँ और यहाँ में, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, जरा देख लो। COH तो ऐसे है ना, C डबल बॉन्ड OH, 2 बॉन्ड ऑक्सीजन से, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। और यहाँ जो कार्बन है ऐसा है, कार्बन यहाँ है H, यहाँ है OH, और फिर यहाँ है कार्बन। तो कार्बन कार्बन तो भाई मिल गया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन, तो ऑक्सीजन का ही ज़्यादा हो रहा है। यहाँ ऑक्सीजन तो यहाँ हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन का ही ज़्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल इस ग्रुप का ज़्यादा हो गया ना, तो यह हो जाएगा इधर वाला प्रायोरिटी नंबर 2, इधर हो जाएगा प्रायोरिटी नंबर 3। अब कन्फिग्रेशन देखो, 1 से 2 और 2 से 3, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना S। तो सेकेंड में जो कायरल कार्बन था इसका कन्फिग्रेशन क्या आया? S, और S ही होगा क्योंकि फोर्थ ग्रुप जो है डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखो, तो यहाँ भी वैसे ही आप प्रायोरिटी असाइन करोगे, इस ऑक्सीजन वाले को मानोगे 1, इधर हो जाना है 2, ये 3 ही रहेगा, ये हो गया 4। तो 1 से 2 और 2 से 3, तो यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, S होना चाहिए। लेकिन फोर्थ नंबर का ग्रुप डॉटेड से नहीं है, तो कन्फिग्रेशन उलट के लिखेंगे और ये हो जाएगा R। तो दिस इज 2S 3R। तो जब ऐसे अलग अलग कायरल सेंटर हों तो सब के लिए अलग अलग कन्फिग्रेशन लिखना है, और उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर को जो है ध्यान में रखना है, और उसी के आधार पे जो है आपको काम करना है। बोर्ड एग्ज़ाम में तो नहीं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के अलावे आप केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दोगे, अगर कोई मेडिकल एग्ज़ाम हो, इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो, RS से क्वेश्चन वहाँ 100% होता है, 100% वहाँ क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इसलिए इस RS के कंसेप्ट को जो है आप अच्छे से समझ जाओ। सिंपल सा ही है, बस थोड़ा सा दिक्कत होगा या प्रायोरिटी ऑर्डर असाइन करने में, तो उसके लिए हम बता दिए मॉलिक्यूल को तोड़ करके देख लो। और एक बात ध्यान में रखना, इस लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप को, कि डॉटेड में है या नहीं, या बॉटम में है या नहीं है, तो रियल कन्फिग्रेशन, नहीं तो उलट करके लिख देना है बस, ज़्यादा दिमाग इसमें हम लोग को कुछ लगाना नहीं है। तो इस RS
और डीएल को तो हम लोग समझ गए। इसी में से कार्बोहाइड्रेट के कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जाम्पल जो है हम लोग और समझेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।